हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th हिंदी का चैप्टर 1 राख की रस्सी डिस्कस करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग सेनगापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो लोनपोगार जो हैं वो एक मंत्री थे तिब्बत के जो 32वें राजा हैं सोनग व सेन गापो लोनपोगार उनके मंत्री थे। वह बहुत ही चालाक, होशियार, समझदार थे। हाजिर जवाबी में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। हर एक बात का उनके पास हमेशा जवाब रहता था। वे दूर दूर तक मशहूर थे, उनकी काफ़ी चर्चाएं थी, खूब प्रसिद्धि हासिल की थी उन्होंने। लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो वो उनकी चिंता का विषय बनता गया, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही नासमझ था, सीधा साधा था। होशियारी तो उसको छू कर भी नहीं गई थी, बिल्कुल भी होशियार नहीं था। तो और यही लोनपोगार की चिंता का सबसे बड़ा विषय था। लोनपोगार हमेशा यही सोचते थे कि जब तक मैं हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 बेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने अपने बेटे को 100 बेड़े देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर में जाओ, लेकिन एक शर्त है, ना ही तुम इन्हें मारोगे और ना ही तुम इन्हें बेचोगे, लेकिन इनके साथ जब घर वापिस आओगे तो 100 जौ के बोरे लेते हुए आना। और ये कहकर उन्होंने अपने बेटे को शहर की ओर रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने बेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार का बेटा जब शहर पहुंचा तो वह बहुत ही परेशान था, क्योंकि जौ खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे और ना ही उसके पिता ने उसको पैसे दिए थे। और यही सोचने विचारने के लिए वह सड़क किनारे बैठ गया और बहुत ही परेशान था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने उससे पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो लोनपोगार के बेटे ने सारी बात उस लड़की को बता दी। तो उस लड़की ने कहा कि इसमें परेशान होने वाला क्या है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो उसने क्या किया कि पेड़ों के बाल उतार कर 100 पेड़ों के बाल उतार कर बाजार में बेच दिए और उनसे जो पैसे मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीद के लोनपोगार के बेटे को दिए और उसे घर की ओर रवाना कर दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार बेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं बेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। जब वो जौ के 100 बोरे लेकर अपने घर आया तो उसे लगा कि मेरे पिता बहुत खुश होंगे ये जानकर कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तब भी मैं 100 जौ के बोरे खरीद कर लाया हूँ। लेकिन जब उसने सारी बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने उसकी बातों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया
और उठकर वह कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहा कि पिछली बार जो तुमने भेड़ों के बाल उतार कर उन्हें बाजार में बेचकर और उससे 100 जौ के बोरे खरीद कर लाए थे, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए अब तुम फिर से जाओ 100 भेड़ों को साथ लेकर और इस बार 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 जौ खरीदे, 100 जौ के बोरे खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। एक बार फिर लोनपोगार उसी जगह पर जाकर बैठ गया। निराश निराश था, चिंता ने उसको घेरे हुए था, क्योंकि इस बार भी उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी उसके मन में आशा थी कि जिस लड़की ने उसकी पिछली बार मदद की थी वो इस बार भी ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई और उसने फिर से उससे पूछा कि क्या हुआ, और लोनपोगार के बेटे ने फिर से अपनी सारी मुश्किल जो है उस लड़की को कह सुनाई। तो उसने कहा कि हाँ, एक तरीका है। तो इस बार उस लड़की ने क्या किया कि 100 भेड़ों की सींग काटकर उसे बाजार में बेच दिया, और उससे जो पैसे मिले उससे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे, और बोरे खरीद के लोनपोगार के बेटे को दे दिए और उसे घर की ओर रवाना कर दिया। बेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ये संभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। बेड़े और 100 जौ के बोरे जो लोनपोगार का बेटा लाया था, उसने वो अपने पिता को देते हुए अपनी सारी विजयी भाव से अपनी सारी कहानी सुनाई कि क्या क्या हुआ, कैसे बेड़ों के सींग काट कर बेचे गए और उससे जो पैसे मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीदे गए। तो इस बार लोनपोगार ने अपने बेटे को ये कहा कि उस लड़की के पास जाओ और उसे बोलो कि मुझे 9 हाथ जितनी लंबी राख की रस्सी बना कर दे, क्योंकि वो जानता है कि राख की रस्सी बनाना तो असंभव है, लेकिन ये बात उसका बेटा नहीं समझता। इसलिए उसने अपने पिता का संदेश जाकर उस लड़की के सामने दोहरा दिया, और लड़की ने कहा कि मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, मैं रस्सी बना तो दूंगी पर तुम्हारे पिता को वह अपने गले में पहननी होगी। और लोनपोगार के बेटे ने जब अपने पिता को ये बात बताई तो उसके पिता ने सोचा कि रस्सी बनाना तो असंभव है, वो लड़की रस्सी बना ही नहीं सकती, क्योंकि राख की रस्सी बनाना तो असंभव है। इसलिए उसने उस लड़की की शर्त को मंजूर कर लिया कि ठीक है, मुझे मंजूर है, अगर वो रस्सी बना देगी तो मैं उसे गले में पहनने के लिए मुझे मंजूर है, मैं पहन लूँगा उसे अपने गले में। बेड़े अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर की सील पर रखा और उसे जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले आई, उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब लोनपोगार तो जानते थे कि राख की रस्सी बनाना तो असंभव है, इसलिए तो उसने उस लड़की को राख की रस्सी बनाने के लिए कहा था। लेकिन लड़की भी बड़ी होशियार थी। उसने क्या किया कि 9 हाथ जितनी लंबी एक रस्सी ली और उसको एक सील, यानी कि सील होता है पत्थर, लगा लो चट्टान, उसके ऊपर रखा और उसे जला दिया। अब वो रस्सी के आकार की राख बन गई उस पत्थर पर, और लड़की ने क्या किया कि उस पत्थर को राख को सिल समेत उठाकर लोनपोगार के पास ले आई। लेकिन लोनपोगार ने जब उस राख की रस्सी को देखा तो वो चकित रह गया। उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि ये कैसे हो सकता है, असंभव कार्य है, ये कैसे कर दिया इस लड़की ने। और वे जानते थे कि अब ये राख की रस्सी बन तो गई है, लेकिन इसे गले में पहनना तो दूर, अगर मैं इसे उठाऊंगा भी तो ये बिखर जाएगी, टूट जाएगी, राख
जब कहीं पे राख पड़ी होती है तो हम उसको अगर उठाते हैं तो वो तो बिखरेगी ही ना। तो लोन-पोगार जानते थे कि अगर मैं इसे उठाऊँगा तो ये तो बिखर जाएगी, टूट जाएगी, इसलिए इसे मैं गले में तो पहन नहीं सकता। तो लोन-पोगार इतना समझ गए थे कि लड़की बहुत होशियार है, इसने असंभव कार्य कर दिखाया। लोन-पोगार ये समझते थे कि मुझसे मुझसे ज़्यादा होशियार इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसने बिना वक़्त गँवाए अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़के के सामने रख दिया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। लड़की के सामने उन्होंने अपनी बेटी का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि वे जानते थे कि मेरा बेटा जो है वो सीधा-साधा है, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। अगर इतनी होशियार समझदार लड़की उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, उसकी पत्नी बन जाती है, तो मेरे बेटे का जीवन जो है वो सँवर जाएगा और मुझे इस चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उसने बिना वक़्त गँवाए लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और तिब्बत दोनों के की धूमधाम 32वें से राजा शादी हैं हो गई। सोगन वसेन। गापो के मंत्री थे और ये कहानी जो है ये लोनपोगार और उनके बेटे की है। लोनपोगार अपने बेटे भविष्य को लेकर बहुत ही चिंता में रहते थे। लोनपोगार अपने हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए काफ़ी मशहूर थे, लेकिन उनका बेटा जो है वो सीधा साधा और शांत मिजाज का था। पिता ये सोचकर परेशान रहता था कि उनके बेटे का क्या होगा। होशियारी और चालाकी से भरी इस दुनिया में वह कैसे जी पाएगा। बेटे को होशियार चालाक बनाने के लिए वह तरह-तरह की ज़िम्मेदारियाँ अपने बेटे को सौंपने लगे थे। ऐसे उन्होंने एक दिन 100 भेड़ों के साथ अपने बेटे को शहर ये कहकर भेज दिया कि इन्हें मारना भी नहीं और इन्हें बेचना भी नहीं है, पर जब वापिस आओगे तो 100 जौ के बोरे लेते हुए आना बाजार से खरीद कर। और उसे पैसे भी नहीं दिए। बिना पैसे के 100 जौ के बोरे खरीदना तो असंभव था, इसलिए वह परेशान, निराश सा होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है और वह उसे अपनी सारी बात बताता है और लड़की उसकी मदद करती है और भेड़ों के बाल उतार कर बाजार में बेच दिए जाते हैं और उन्हीं पैसों से 100 जौ के बोरे खरीद कर वह उसके बेटे को देती है और उसे घर भेज देती है। अब लोनपोगार का बेटा ये सोचता है कि मेरी ये बात सुनकर मेरे पिता बहुत खुश होंगे, लेकिन उसके पिता ने उसकी बातों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और उठकर वह अपने कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने फिर से उसे बुलाया और कहा कि पिछली बार जो तुम करके आए थे, भेड़ों के बाल उतार कर उनको बेच कर उससे 100 जौ के बोरे खरीदे, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए तुम फिर से जाओ इन्हीं 100 भेड़ों के साथ और 100 जौ के बोरे लेकर ही घर लौटना। इस बार फिर लोनपोगार का बेटा शहर में पहुंच जाता है, फिर वहीं बैठ जाता है, निराश सा, चिंता ने उसे घेरे हुए। पर उसके मन में आशा थी कि वो लड़की एक बार फिर आएगी जिसने उसकी पिछली बार मदद की थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो लड़की आ गई और उसने उसे अपनी सारी मन की बात बताई और लड़की ने कहा कि हाँ, एक तरीका है। तो उसने इस बार क्या किया कि भेड़ों के सींग काट कर बेच दिए और उससे जो पैसे मिले थे उससे 100 जौ के बोरे खरीदे और लोनपोगार के बेटे को दे दिए। इस बार लोनपोगार का बेटा जब घर पहुंचा तो उसने बेड़े और 100 जौ के बोरे अपने पिता के हवाले करते हुए सारी बात अपने पिता को बताई। और उसके पिता ने क्या कहा कि तुम उस लड़की के पास जाओ और उसे बोलो कि मुझे 9 हाथ जितनी लंबी राख की रस्सी बना कर दे। और लोनपोगार का बेटा तो था ही ना समझ, तो उसने जाकर उसको सारी बात बता दी, सारा अपने पिता का संदेश दोहरा दिया उस लड़की के सामने। और लड़की ने एक शर्त रखी कि अगर मैं बना दूं तो तुम्हारे पिता को अपने गले में पहननी होगी। और उसके पिता को तो पता था कि असंभव है, क्योंकि उसने तो जानबूझकर उसे बोला राख की रस्सी बनाने के लिए और उसने उस लड़की का प्रस्ताव जो है मंजूर कर लिया। अब उसे थोड़ी पता था कि लड़की सच में राख की रस्सी बना देगी। तो लड़की ने क्या किया कि एक सील पर, पत्थर पर रस्सी रखी 9 हाथ लंबी और उसे आग लगा दी और वो रस्सी की आकार में ही राख बच गई। और वो सिल समेत उठाकर लोनपोगार के पास ले आई। और जब लोनपोगार ने राख की रस्सी देखी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वह चकित रह गए कि लड़की ने इतना असंभव कार्य कैसे कर दिखाया। और वो उसे उठा भी नहीं सकते थे, पहन भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो उसे अगर हाथ भी लगाते तो वो बिखर जाती, टूट जाती। और वो इतना तो समझ गए थे कि लड़की बहुत ही होशियार है, समझदार है, तभी इसने इतना संभव कार्य कर दिखाया है। तो उन्होंने बिना वक्त गवाए अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा और उन दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी, क्योंकि उनका बेटा दुनियादारी बिल्कुल भी नहीं समझता था, बहुत ही नासमझ था, सीधा साधा था, शांत मिजाज का था। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का कैसे होगा, मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, इसका जीवन कैसे कटेगा, इस चालाकी और होशियारी भरी दुनिया में वह कैसे जी पाएगा। और
अब वो संतुष्ट थे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही समझदार है, होशियार है, इसलिए उन्होंने बिना वक्त गवाए अपने बेटे की शादी उससे करवा दी और इस चिंता से मुक्त हो गए कि अब मेरे बेटे को संभालने वाला कोई है, अब मेरे बेटे को दुनियादारी समझाने वाला है कोई, उसे सही गलत बताने वाला है कोई। तो राख की रस्सी में बस इतना ही था। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।